क्योंकि अक्सर मॉडल, एक्टर और इन पर एक ब्लेम लगता है कि वो कल्चर को ख़राब करते हैं। बिल्कुल। यानी आप जो है कैमरे पर अपने दावपेच के साथ में कानूनी दावपेच भी सबको बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि बैनर्स वगैरह हर जगह-जगह लगे हुए हैं, बट लोग बैनर्स पर इतना फ़ोकस नहीं कर रहे, जितना आजकल सोशल मीडिया में टाइम एंगेज कर रहे हैं, उतना बैनर्स पर नहीं कर रहे। साथियों नमस्कार। आज हम रतलाम में हैं और हमारे साथ हैं एडवोकेट, मॉडल, एक्टर, एंकर और हाई कोर्ट एडवोकेट जेनिफर विलियम्स जी। आपका स्वागत है जेनिफर जी हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। तो जेनिफर जी काफ़ी अलग अलग फील्ड में एक्टिव हैं और एडवोकेट भी है, और उससे भी बड़ा आपने मिस फेब इंडिया और कई तरह के अवार्ड्स मॉडलिंग में जीते हैं। तो आज हम उनके इस सफ़र को जानते हैं। तो जेनिफर जी, सबसे पहले तो हम आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन चाहेंगे। आप हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरी स्टोरी काफ़ी ही इंटरेस्टिंग रही है। सबसे मेन बात तो मेरा असली नेम जो है वो चेल्सी विलियम है। असल में स्टार्टिंग ऐसी हुई थी कि जब मैं 7th-8th क्लास में थी और मेरे सारी फ्रेंड्स सोशल मीडिया यूज़ करते थे, बट मुझे घर से परमिशन नहीं थी सोशल मीडिया यूज़ करने की। तो मैंने पेरेंट्स से नेम हाइड करते हुए मेरा नेम जेनिफर विलियम के नेम से सोशल मीडिया अकाउंट्स मेरे बनाए, और मेरे काफ़ी फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह वायरल होने लगे। मेरा नेम को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलने लगी, और 1-2 साल के बाद मेरे पेरेंट्स को भी मालूम पड़ गया कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स है और ऐसा है। फिर मैंने उनसे भी पूछा था, मेरे फ्रेंड्स से भी पूछा कि क्या मुझे नेम चेंज कर देना चाहिए या एज़ इफ़, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऑलमोस्ट सभी लोग जो है ऑन स्टेज और बैक स्टेज अलग-अलग नेम रखते हैं, तो ज़रूरत नहीं है। तो मेरा नेम जेनिफर तब से ही है, और इसलिए शायद स्पेलिंग भी उसकी ऑफ है, शायद नहीं, एक्चुअली उसकी स्पेलिंग ऑफ ही है, और मैंने बाद में कोई कोशिश भी नहीं की उसे चेंज करने की। एज़ इट इज़ तब से अभी तक मैंने उसी को कंटिन्यू रखा है। ओके। तो आप रतलाम में हैं अभी, तो आपका बेसिक जो लाइफ रहा, आपकी एजुकेशन वगैरह वो कहाँ हुई, वो भी बताइए हमें। जी, मेरी नर्सरी टू 12th एजुकेशन सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से ही हुई है, और उसके बाद मैंने LLB किया है, BA LLB करा, इंटीग्रेटेड कोर्स है ये, KNK लॉ कॉलेज रतलाम से ही। फिर इसके बाद मेरा भी LLM परस्यू चल रहा है रेनेसा कॉलेज इंदौर से। ओके। जी। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो हम आपसे और समझेंगे एक्टर से जो है हाई कोर्ट एडवोकेट बनने की। लेकिन सबसे पहले मॉडलिंग और एक्टिंग पर बात करते हैं। तो चेल्सी जी, जेनिफर जी आपका ये जो मॉडलिंग का और जो एक्टिंग का, एंकरिंग का, ये जो आपकी सफ़र है, ये जो आपकी सारी कहानी स्टार्ट होती है, जी, जी। उसके पीछे क्या स्टोरी है और वो कैसे स्टार्ट हुआ? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी एक्टर वाली तो है ही है। तो वो स्टार्टिंग कैसे हुई? आपको कैसे इंस्पिरेशन मिला, या आपने खुद से ही स्टार्ट किया, वो थोड़ा हमको बताइए। जी, बिल्कुल। जैसे कि आप जानते हैं कि एक टाइम पर बहुत क्रेज़ हुआ था कि खुद की सेल्फ़ी स्टिक से अपन फ़ोटोज़ ले रहे हैं, स्टैंड वगैरह ले रहे हैं। तो वही सब मैंने भी किया। मैंने पोर्ट्रेट फ़ोटोशूट्स किए और काफ़ी वीडियोज़ वगैरह बनाई, और वो लोगों को काफ़ी पसंद भी आने लगी, वायरल होने लगी वो। तो मेरा कॉन्फिडेंस उसकी वजह से बूस्ट हुआ। तो मुझे लगा कि क्यों ना किसी फ़ैशन शो में पार्टिसिपेट किया जाए। तो इसी के साथ मैंने फेस्टोनिक्स फ़ैशन शो में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मुझे बेस्ट आइज़ अवार्ड मिला था। और उसके बाद फिर उसी ईयर में, यानी 2019 की मैं ये सब बातें कर रही हूँ, मिस फैब इंडिया, जो कि एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन है, ऑल ओवर इंडिया के उस पर बेसिस रहता है ये। ऑल ओवर इंडिया से मॉडल्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं एंड कॉम्पीट करते हैं। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, एंड लाइक फॉर्चुनेटली मैं उसमें विनर रही हूँ। तो मिस फैब इंडिया 2019 रह चुकी हूँ मैं। फिर उसके बाद एक थोड़ा सा बैड लक समझो, या जो भी 2019 एंड होते ही 2020 लगा और कोविड आ गया, और फिर उसके बाद मतलब सभी चीज़ें वापस मेरी पीक पे थी। जो मॉडलिंग करियर मेरा, वो वापस से डाउन पे चला गया।
तो थोड़ा-सा मुझे बुरा लगा था, लेकिन मैंने सोचा कि इस चीज़ को बंद नहीं करते। मैंने फिर भी अपने आप को मोटिवेटेड रखते हुए खुद के ही मतलब टिकटॉक्स बनाती रही मैं, इंस्टाग्राम्स पे लाइव आती रही और मतलब ऐसी चीज़ें मैं करती रही जिसकी वजह से लोगों का एंगेजमेंट रहा और मेरी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। तो जैसे ही कोविड हटा तो उसके बाद वापस से लोगों ने मुझे अप्रोच करना स्टार्ट किया और वापस से शूट्स वगैरह मेरे वैसे ही होने लगे। एंड आउट ऑफ द ब्लू एक दिन मुझे एक बंदे का मैसेज आता है कि कभी होस्टिंग करी है, एंकरिंग करी है? तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने कभी भी नहीं करी है। तो उन्होंने बोला ट्राई करना चाहोगे? तो थोड़ा सा वो जो था मेरा एडवोकेसी वाला जुनून कि नहीं बोल सकते पब्लिक के सामने, तो वो वाला बाहर आया। मैंने बोला ठीक है, करते हैं एक बार। तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मेरा शो था। ऑल्दो जैसे कि आप जानते हैं कि फ़र्स्ट शो में नर्वसनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, उतना मैंने मतलब गुड नहीं था वो, और मेरी पेमेंट भी सिर्फ 500 से स्टार्ट हुई थी जो कि काफ़ी कम है, लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी और धीरे धीरे करते करते आज मैं एक सक्सेसफुल एंकर और मॉडल हूँ। यानी आपने बहुत छोटे छोटे वीडियोस से अपना सफ़र शुरू किया जी। तो किस तरह की कॉमेडी वीडियो होती थी या किस तरह की वीडियोस आप बनाते थे? वैसे तो मैं सिर्फ म्यूज़िक वीडियोस बनाती थी, ट्रांज़ैक्शन वीडियोस बनाती थी, और इसके साथ साथ एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि डीआईडी विनर जो हैं तरुण राठौर, अगर आप उनसे जानते हो, रतलाम में डीआईडी विनर तरुण राठौर, उनके साथ मेरी एक एल्बम शूट भी हुई थी। तो उनका भी मुझे रैंडमली मैसेज आया था कि अपन एक एल्बम शूट करते हैं करके। तो उनका कॉल आया, मैसेज आया, फिर हमारी बातचीत हुई। तो उस वक्त दर्शन रावल का एक सॉन्ग बहुत ट्रेंडिंग चल रहा था, माहिए जन्ना सोना। तो हम लोगों ने, उन्होंने बोला कि आप ही डिसाइड कर लो कि इस पे करना है, तो मैंने उसी को सजेस्ट किया कि ये वाला करते, उन्हें भी अच्छा लगा सॉन्ग। फिर पॉल डिजिटल स्टूडियो है रतलाम में, काफ़ी नामचीन है वो, तो उनके थ्रू हमारा एक एल्बम शूट हुआ और वो काफ़ी मतलब रतलाम में बहुत वायरल होने लगा। इनफैक्ट मतलब कलर्स टीवी जो हो गया, सोनी टीवी हो गया, वहाँ से हमें कमेंट्स और व्यूज़ वगैरह आने लगे, अप्रोचेज़ आने लगे। पर बात ना वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम हो गई कि जो हमने साउंड उसमें यूज़ किया था ना, वो दर्शन रावल का ओरिजिनल साउंड था, ओरिजिनल सॉन्ग था, तो कॉपीराइट आ गया उस पर तो उसमें कॉपीराइट आ गया, हमारी वीडियो फ्रीज हो गई, तो वापस से सारी चीज़ें डाउन हो गई। लेकिन चैलेंजेस कंटिन्यू आते रहे आपके? जी हाँ, नहीं अच्छा है। तो आपने जैसे मिस फेब इंडिया के बात बता रहे थे आप, और उसमें आपने एक स्मार्ट आई कुछ बताया, आइज़ के बारे में बताया। जी। तो आपकी आइज़ की क्या स्पेशलिटी, मतलब आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, बट लोगों से मैंने मेरी आँखों के बारे में काफ़ी तारीफ़ सुनी। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी इस बारे में। और फैशन शो में मतलब ऐसा था कि सबको टाइटल्स मिलने थे कि मतलब किसी की पर्सनालिटी के लिए, किसी के आइज़ के लिए, किसी की क्या चीज़, किसी की क्या चीज़, वहाँ पे सब इसी तरीके के टाइटल्स देने थे। तो उसमें मुझे बेस्ट आइज़ अवार्ड मिला था। अब मुझे नहीं पता क्या खासियत है और लोगों को क्या खास लगता है। जेनिफर जी, आपने मॉडलिंग और एक्टिंग फील्ड का जो आपका सफ़र शुरू हुआ, तो अब तक आपने क्या क्या अचीवमेंट्स लिए हैं और आपने कौन कौन से बड़े प्लेटफॉर्म्स पे अपना प्रेजेंटेशन दिया है और क्या क्या वर्क किया है इस फील्ड में, वो बताइए। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने डीआईडी विनर तरुण राठौर के साथ एक एल्बम सॉन्ग शूट किया है, और उसी के साथ साथ अभी रिसेंटली बांसवाड़ा में अमीषा जी पटेल आए थे, जो कि गदर मूवी की हीरोइन है। तो उनके साथ ब्राइडल शो था, तो मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। एंड नेक्स्ट इन द सीरीज़ एंकरिंग फील्ड की बात की जाए तो सतवंत बादशाह जो है, तो भिलवाड़ा में वो आए थे, गरबा नाइट होने वाली थी नवरात्रि में, तो उसके लिए मैंने होस्ट किया है। और उनके साथ नवरात्रि वगैरह में भी प्रेजेंट करते हैं? जी बिल्कुल, नवरात्रि में। और मैंने अभी तक का राजस्थान का सबसे बिगेस्ट शो जो था भिलवाड़ा में, सतवंत बादशाह जिसमें आए थे, उसे मैंने होस्ट किया है लास्ट ईयर ही। ओके जी। अच्छा, आप कुछ प्रमोशंस वगैरह भी करते हैं? जी। वो क्या है? आजकल जैसे कि आप जानते हैं कि बैनर्स वगैरह हर जगह जगह लगे हुए हैं, बट लोग बैनर्स पर इतना फोकस नहीं कर रहे। जितना आजकल सोशल मीडिया में टाइम एंगेज कर रहे हैं, उतना बैनर्स पर नहीं कर रहे। तो ये जो इन्फ्लुएंसिंग वाला काम है, जो लोगों का प्रमोशन वाला काम है, ये ऐसा है कि विन विन सिचुएशन है। जितना प्रॉफिट आपका है उतना प्रॉफिट हमारा भी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इन्फ्लुएंसर्स को बुला के प्रमोट करें। अगर आप मुझे बुलाना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली मैं रेडी हूँ आपके कुछ भी सैलून्स को, आपके कैफ़ेज़ वगैरह को प्रमोट करने के लिए। ये एक चीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से लाइक लोग ट्रस्ट करते हैं कि अगर किसी ने टेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी और ये इसे प्रमोट कर रहे हैं तो वर्दी है डेफ़िनेटली। तो डेफ़िनेटली, और एक्चुअली वास्तव में ये वर्क हर कोई करता भी नहीं है, जिसके अंदर से हॉबीज़ होती है या जो जिसका वही कर पाता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप अपने आप को रोज़ ड्रेसअप करने में या
पूरा अपने आप को तैयार करने में कितना समय लगता होगा आपको? वैसे अगर मैं खुद रेडी होती हूँ तो हार्डली मुझे 20 मिनट्स लगते हैं। मतलब एक-एक नाखून पे काम करना पड़ता होगा, आइज़ पे काम नहीं, मुझे हार्डली 20 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि ये मेरी कुछ भी 6 to 7 इयर्स की प्रैक्टिस है। और मतलब कभी ना कभी मुझे मॉडलिंग के लिए जाना है, कभी शूट के लिए जाना है, तो कभी एंकरिंग के लिए जाना है, तो रेडी होना इट्स लाइक पार्ट ऑफ माय डे। तो मुझे सिर्फ 20 मिनट्स लगते हैं हार्डली, और मैं रेडी हो जाती हूँ। ओके। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सुंदरता ऊपर वाले की गिफ्ट होती है या व्यक्ति खुद मेहनत करके भी सुंदर हो सकता है? देखिए, एक बात होती है, अगर आप अंडर 30 हैं तो आपका फिज़िकल अपीयरेंस, आपके लुक्स बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी देख रहा है, वो मैं दूसरों की मेंटालिटी पर मतलब ऐसा बोलना चाहूँगी, वो भले से कुछ भी बोलेंगे बाहर से, बट एज अ लुक वो आपको जज करते ही हैं, भले वो कुछ भी बोल रहे हैं। बट इसके बाद 30 के बाद आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, आपकी स्टडीज़ क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशंस, आपकी जॉब्स, तो आप इन सब चीज़ों पे फोकस करना आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। साथ ही साथ लोगों की डिमांड्स भी यही रहती है कि अब सिर्फ लुक्स मैटर नहीं करते, अब आपकी अर्निंग्स और आपके अचीवमेंट्स भी मैटर करते हैं। ओके। तो मेरा ये है कि दोनों ही चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। ओके। अच्छा, अभी तो आप सिंगल हैं, जी, आगे आपने लाइफ पार्टनर को लेके कुछ सोचा है? डेफिनेटली शादी तो हो ही जाएगी, बट एज इफ़ मेरा कुछ भी वो नहीं है, अरेंज मैरिज ही होनी है। पेरेंट्स देख रहे हैं, अभी चल रही है चीज़ें। अच्छा, आप एडवोकेट बाद में बने, पहले आप मॉडलिंग और जो है एंकरिंग और शो होस्ट करना ये सब करने लग गए थे। जी, तो फिर ये एडवोकेट का क्या कुछ समझ में नहीं आया? क्योंकि आपके पास जो स्पेशलिटी है, आप उसको छोड़ के एकदम से लॉ फील्ड में आ गए। ये क्या पूरी कहानी है? जी। एक्चुअली 2019 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ, तो 2019 के बाद से ही मुझे लगा ये था कि मुझे एडवोकेसी में जाना है। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉ का भी काफ़ी लंबा सफ़र होता है, 5 साल तो लॉ ही करना होता है। तो मेरे माइंड में, बैक ऑफ द माइंड मेरे यही था कि मुझे एडवोकेट ही बनना है। बट बीच-बीच में मुझे अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिलती गई जिसकी वजह से मैं इन पर भी फोकस किया मैंने। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ये मेरा डिज़ायर था, मैंने एज अ डिसिप्लिन इसे यूज़ किया है और मैंने अचीव की है चीज़ें। और फिर एडवोकेट, अब मैं 5 ईयर जैसे कंप्लीट हुआ, मेरा लास्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ है, तो मैंने AIB दिया और उसके बाद मैं हाई कोर्ट एडवोकेट बनी हूँ। ओके। तो अभी आपकी प्रैक्टिस भी चल रही है? जी, मेरी प्रैक्टिस भी अभी चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं 15 मई से 15 जून का ब्रेक था, बट अभी कोर्ट्स ओपन हो चुके हैं, सो मैं वापस कोर्ट जाने लगूँगी अब। यानी आप जो है कैमरे पर अपने दावपेच के साथ में कानूनी दावपेच भी सबको बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों ही चीज़ें मैं साथ में मैनेज कर रही हूँ, और बाकी आप लोगों का सपोर्ट है, प्यार है रतलाम के लोगों का, जिसकी वजह से आज तक मैं ग्रो कर रही हूँ। तो मैं आपसे जेनिफर जी कुछ ऐसे टिप्स चाहूँगा जो नए जनरेशन है, जो मॉडलिंग में, एक्टिंग में आना चाहते हैं, जो मतलब ब्यूटी फील्ड जो होती है, फैशन फील्ड जो होती है, उसमें आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या गाइडेंस है? मेरा गाइडेंस यही है, जैसे कि मेरी भी कोई बड़ी स्टार्टिंग नहीं हुई है। मैंने घर से स्टार्ट किया है, मेरे खुद के पोर्ट्रेट फ़ोटोशूट्स जो मैंने लिए और ये सब चीज़ें करी है, तो मेरी भी बड़ी स्टार्टिंग नहीं हुई है। अगर मेरे एंकरिंग के बारे में मैं बात करती हूँ, तो मैंने जैसे बताया, मेरी फ़र्स्ट पेमेंट सिर्फ 500 रुपीज़ थी। लोगों को ऐसा लगता है कि हमें कुछ बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, कुछ बड़ा स्टेज मिले, तो ही हम इनिशिएट करें चीज़ें, तो वो एक ड्रॉबैक हो जाता है। आपकी शुरुआत कभी भी बड़ी नहीं होगी, आपकी शुरुआत हमेशा छोटे से होगी, लेकिन आपकी कंटिन्यूएशन की वजह से, आपके डिसिप्लिन की वजह से, तो आप उस पे फोकस रहेंगे तो आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। अगर कंसिस्टेंट रहे, मतलब कंटिन्यूएशन में आप चीज़ें कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली आगे ग्रो करेंगे। लोग बागों को ऐसा होता है कि अगर कुछ भी चीज़ें ख़राब हो जाती है तो वो बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपको छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है उसी फील्ड में। अगर आपका इंटरेस्ट है तो सिर्फ एक चीज़ की चाह रखना, डिज़ायर रखने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। उस पर आपको डिसिप्लिन और फोकस करके मेहनत करनी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्या बात है, मतलब लगे रहो कुल मिला के। जी, लगे रहो मुन्ना भाई। तो ये जैसे आपने बताया, तो आजकल पर्सनैलिटी को लेके बहुत काम होता है जी। आप अपनी पर्सनैलिटी को लेके, अपनी फिटनेस को लेके क्या क्या करते हैं, उसके भी कोई टिप्स? मैं एज़ इफ़ कुछ स्पेशल तो नहीं करती, खाने पीने में स्पेशल कोई? एज़ इफ़ मैं कुछ स्पेशल नहीं करती हूँ, बट हाँ, मैं रात में सिर्फ फ्रूट्स वगैरह ही लेती हूँ, और इसके सिवा मतलब मैं मॉर्निंग वॉकिंग वगैरह पे फोकस करती हूँ। मैं जिम वगैरह को इतना मतलब प्रायोरिटी दे नहीं पाती हूँ, और मेरे घर पे खुद पे भी जिम है वैसे तो ऊपर, तो मैं थोड़ा बहुत वर्कआउट्स कर लेती हूँ, मॉर्निंग वॉक वगैरह कर लेती हूँ। उसके सिवा मैं इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि कोर्ट के बाद आने के बाद मुझे रात में पढ़ाई भी करनी होती है, सुबह कोर्ट होता है,
तो कभी मेरे इवेंट्स होते हैं, तो मैं मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम बिज़ी ही रहती हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये चीज़ भी एक टाइम कंज्यूमिंग है और टाइम डिमांड भी मांगती है, तो ओके। ये बहुत अच्छा। और जो आज की जो यंग जनरेशन है जी, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंग जनरेशन आजकल ये हो रहा है कि वो मेंटली बहुत वीक होती जा रही है। अगर उनकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, और आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, मेंटल स्ट्रेस जो है लोगों का बहुत ज़्यादा है, जैसे कि, और एक सोशल मीडिया भी उसका मैं बोलूँगी कि जहाँ तक इसके बेनिफिट्स हैं वहाँ तक इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, और ये एक स्ट्रेस का कारण भी बना हुआ है। सोशल मीडिया जो है, अगर कोई आपको ट्रोल कर देता है, कुछ गलत कमेंट कर देता है, तो वो भी लोग बाग बहुत सीरियसली ले लेते हैं, और वो मेंटली स्ट्रेस में, जैसे कि अभी एक रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि एक वाइफ थी, उनके 2 फॉलोअर्स जो है डाउन हुए, तो उनने उनके हस्बैंड पे केस कर दिया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहे, भले लाइफ में आपके कितने भी चैलेंजेस आए, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग रहने की काफ़ी ज़रूरत है। जेनिफर जी, आपने एक ट्रोल वाली बात बताई जी। जिसे आप भी एक फैशन फील्ड में हैं, जी, आप खुद अपनी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है आपकी, आप मतलब एक तरह से आप स्मार्ट पर्सनैलिटी है। जी। तो एक कोई भी लड़की जो थोड़ा जब सड़क पे चलती है और उसको अगर ट्रोलिंग होती, तो कभी ऐसा आपने कोई फेस किया ट्रोलिंग या इस तरह की कोई चीज़ें होती है, तो फिर उसको कैसे फेस करती कोई भी अगर गर्ल्स हुई, तो उसको उसके लिए आपका क्या गाइडेंस है? मैं मेरा पर्सनली बताती हूँ, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि इस चीज़ पे लड़कों को फोकस करना चाहिए। ज़्यादातर हम हमेशा कुछ भी ऐसा होता है ना, हम लड़कियों को ब्लेम करते हैं। मैं यहाँ पे फेमिनिस्ट होकर बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं एक जनरली बात कर रही हूँ कि हमेशा अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो हम लड़कियों को ही ब्लेम करें, बट ये चीज़ थोड़ी सी लड़कों के सुधार में ज़रूरत है। लड़की कोई भी हो, कैसी भी हो, अगर वो बाहर है तो आपकी एज अ जिम्मेदारी है, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसके साथ कुछ भी इस तरीके की छेड़छाड़ ना करें जिससे वो अनकम्फर्टेबल फील करे। और जैसे कि आप जानते हैं, अब एज ए एडवोकेट बात करूँ तो काफ़ी सारे लॉज हैं, मॉलेस्टेशन के हो गए, डिफेमेशन के हो गए, काफ़ी सारे लॉज हैं, तो आप पे ये चीज़ भारी भी पड़ सकती है, तो इससे बिल्कुल बच कर रहे आप। और जेनिफर जी, मैं अब एक सोशल जो लाइफ होती है उससे जुड़ी हुई बात करता हूँ मैं, क्योंकि अक्सर मॉडल, एक्टर और इन पर एक ब्लेम लगता है कि वो कल्चर को ख़राब करते हैं। बिल्कुल। कल्चर को लेके बात होती है कि भाई आप जो है हमारी जो संस्कृति है, इंडियन जो कल्चर है, जी, उस पे आप प्रहार करते हैं। जी। तो उसको लेके आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से बात यह है कि आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने भी ऐसी बहुत चीज़ें फ़ेस करी है। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करी है। मतलब बहुत से लोग आके पेरेंट्स को बोलते हैं कि नहीं ये सब छुड़वा दो, ऐसा है वैसा है। बट मेरे पेरेंट्स ने कभी भी उस चीज़ पर फोकस नहीं किया। साथ ही साथ मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कहा है कि अगर कुछ न्यू कर रहे हैं तो अच्छी बात है। सबसे पहली बात उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मैंने उस ट्रस्ट को कायम भी रखा है। मैंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया। अगर आप मेरे शूट्स और ये वगैरह भी देखेंगे तो भी उस पर मैंने मेरे ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए ही शूट्स करवाए हैं। और एंकरिंग में भी आप देखेंगे तो जैसे कि हाँ, मैं किसी को एज अ नेगेटिव पर्सपेक्टिव नहीं कह रही हूँ, बट बहुत सारे मॉडल्स है, ये है वो अपने लिमिट्स क्रॉस करते हैं। बट अपनी संस्कृति को आप साथ में रखते हुए भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि अभी भी आप मेरा आउटफिट देख सकते हैं, मैं हमेशा ट्रेडिशनल में ही रहती हूँ। एंड इनफैक्ट आई लव टू बी इन ट्रेडिशनल। तो मैं यही फोकस करूँगी कि आप दोनों चीज़ों को साथ में मैनेज करें। अच्छा, आप स्मार्ट तो ही हैं, लेकिन क्या आप कुछ फाइट वाइट कराटे वगैरह ऐसा भी कुछ जानते हैं क्या? नहीं, मैं इन सब चीज़ों में तो काफ़ी वीक रही हूँ। मेरा ऐसा कोई टैलेंट नहीं रहा है। तो जेनिफर जी, सोशल सर्विस के बारे में जानना चाहूँगा। आपकी कोई स्पेशल कोई सोशल सर्विस में आप हैं, कोई आपका एनजीओ या ऐसी कोई एक्टिविटी आप करते हैं जो सभी के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करें? जी, मेरे कॉलेज में सर थे, तो उन्होंने कहा था, मैं नेम से यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं कर रही हूँ। वो सर थे, मेरे प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा था कि चैतन्य जी कश्यप की तरफ से एक एनजीओ चल रहा है जो कि आंगनवाड़ियों में बच्चों को फूड सर्व करना है, और इस तरीके से वो बहुत अच्छे मतलब करते हैं इस चीज़ में सोशल वर्क। तो मेरी सिस्टर को इस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैंने वहाँ पर उनको बोला था कि आप जा सकते हैं। तो सिस्टर ने भी काफ़ी लंबे टाइम तक एनजीओ में वो बनी रहीं। साथ ही साथ मैं किसी भी
बड़े प्लेटफॉर्म्स पर इस मुकाम पर नहीं हूँ, पर मैं जितना मुझसे बनता है मैं मेरे एनिमल्स को यहाँ वहाँ जितना भी होता है, और मतलब कोई पुअर बच्चे हैं उनको क्लोथ्स वगैरह प्रोवाइड करना, फूड वगैरह प्रोवाइड करना, वो हमारी फैमिली और सब हम इसमें रहते हैं। बट कोई इतना डिस्क्लोज़ हमने इस चीज़ को नहीं किया, साथ ही साथ कोई हम बड़े प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर नहीं जुड़े हैं। तो जेनिफर जी, एक और नाम आपने कुछ बताया था? चेल्सी जी। अब आगे का सफ़र क्या होगा? आप लॉ में जजेस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या बॉलीवुड वगैरह में भी कुछ आपका तैयारी है? अब आगे का क्या सफ़र है आपका? वैसे हाई कोर्ट एडवोकेट बनने के बाद मेरी नेक्स्ट चाह थी कि मैं जज ही बनूं, बट अभी रिसेंटली जैसा कि आप जानते हैं अमेंडमेंट हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट इस केस पर आ चुका है कि 3 इयर्स की प्रैक्टिस मैंडेटरी है, उसके बाद ही आप जुडिशरी दे सकते हैं। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो गई है चीज़ें। इसी के साथ साथ अभी मैं एडवोकेसी में प्रैक्टिस करती रहूँगी, और साथ ही साथ अगर मैं अपने इन्फ्लुएंसिंग, ब्लॉगिंग और मॉडलिंग करियर की बात करूँ तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है, और जहाँ पर भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो मैं उसे अभी भी ग्रैब करती हूँ। क्या बात है, यानी लॉ का सफ़र भी चलेगा जी, और कैमरे का सफ़र भी चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों देख सकते हैं, और जेनिफर जी से अगर आप कोई अपना प्रमोशन करवाना चाहते हैं, एंकरिंग वगैरह सब करवा सकते हैं। आपके अंदर जो है प्रतिभा से भरी हुई है आप, तो बहुत अच्छा जेनिफर जी, आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा है जी। जेनिफर जी, पॉलिटिक्स को लेके आपका क्या व्यू है? क्योंकि एक एडवोकेट हैं आप, और आज जो पॉलिटिक्स है उसमें अच्छे लोगों की काफ़ी रिक्वायरमेंट है, यंग और अच्छे जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। तो आप पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, नहीं हैं, या आगे होंगी? थोड़ा सा वो भी हमें बताइए। अभी तक तो एज़ इफ़ मेरा कोई बिग अचीवमेंट पॉलिटिक्स में नहीं रहा है, बाकी बैक स्टेज मैंने काफ़ी सपोर्ट किया है पॉलिटिशियंस को। तो इसके सिवा मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर यूथ है, जैसे कि मेरे बराबर के कोई लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि काफ़ी ब्रेव है, स्ट्रॉन्ग है, और उनके स्पीचेस वगैरह अच्छे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जूनियर ब्रांचेस होती है जैसे कि ABVP है, NSUI है, तो आप वो ज्वाइन करके अपना सपोर्ट उस पर दे सकते हैं। आपने कॉलेज लेवल पे कभी कोई इलेक्शन वगैरह लड़ा हो या ऐसा? जी नहीं, मैंने कभी नहीं लड़ा है। मेरा इंटरेस्ट इसमें थोड़ा सा काफ़ी कम रहा है, हालांकि जो पॉलिटिकल अपडेट्स होते हैं उसमें मैं काफ़ी अपडेटेड रहती हूँ, बट मेरा इंटरेस्ट पर्सनली कि मैं कॉन्टेस्ट करूँ इलेक्शंस, ऐसा नहीं रहा। जी। तो मतलब आप फ्यूचर में पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, संभावना है? बिल्कुल संभावना है, मेरा इंटरेस्ट है, बट मैं कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैं बैक स्टेज ही सपोर्ट करूँगी किसी भी पॉलिटिशियन को जो भी मतलब ट्रू है, और मैं पार्टी बेस्ड पर किसी को भी नहीं करती हूँ, मैं कैंडिडेट बेस्ड पर ही सपोर्ट करूँगी। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी ओरिएंटेड हूँ कि सिर्फ पार्टी को ही सपोर्ट करना, मेरा ऐसा है कि कैंडिडेट को सपोर्ट करना। तो जो भी वर्दी कैंडिडेट होगा मैं उसे सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। तो बहुत अच्छा, जेनिफर जी ने अपनी अपनी फील्ड की बहुत सारी बातें बताई हैं, और आप लगे हुए हैं। आपने कहा ही है कि चलते रहो जी। और कोई आप ऐसी बात जो आप सब हमारे दर्शकों को बताना चाहें लास्ट में, तो प्लीज़ आप हमें शेयर कीजिए। एक छोटा सा सोशल मैसेज है, जैसे कि मैंने बताया है कि आप लोग बहुत जल्दी हार मान रहे हैं हर चीज़ों में, बहुत जल्दी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यंगस्टर्स की सुसाइडल केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्राइम चीज़ें बहुत हो रही है। तो ये सब चीज़ों पे आप लोगों को फोकस करने की काफ़ी ज़रूरत है। आप लोग अभी आप देख रहे हैं कि जैसे हम कॉल करते हैं तो उसमें हमारे एक अमिताभ जी बोलते हैं कि आप सतर्क रहे, सावधान रहे, तो सतर्क रहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोग कैपेबल है। अगर आप इतने बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं तो मतलब आप वेल एजुकेटेड है, आप लोगों को ब्लेम करना, ब्लफ करना बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उसे आप अच्छी चीज़ में यूज़ कीजिए। मेरा यही मैसेज है आप लोगों के लिए। आप काफ़ी यंग जनरेशन है, उसे गलत चीज़ों में यूज़ ना करके अच्छी चीज़ों में यूज़ कीजिए। हमारी सरकार की मदद कीजिए, बहुत सारे लोग हैं उनकी मदद कीजिए। साथ ही साथ आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहिए। जो भी अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, सुसाइडल केसेस जो है मैं सुनकर बहुत ही अपसेट होती हूँ, तो आपको ऐसी चीज़ें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। चैलेंजेस जो भी आपकी लाइफ में है उसे आप बिल्कुल फेस करिए और बने रहिए, बस दैट्स इट।
हमारे उमेश जी शर्मा जी के लिए भी मैं बोलना चाहूँगी। ये यूजी टीवी से बिलोंग करते हैं और ये जावरा से मेरा इंटरव्यू लेने के लिए रतलाम आए हैं और ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि सर आप थे जावरा से। आपकी जो शब्द हैं उनसे ऊर्जा का वातावरण बने और आपसे कुछ सीखने को मिले, हमारा यही उद्देश्य रहता है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, आज आपने हमसे संवाद किया और हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, थैंक यू। आपने भी मुझे टाइम दिया। थैंक्स फॉर प्रीशियस टाइम। थैंक यू।